प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कल के वीडियो में हमने जर्मनी के एकीकरण में जो बाधक तत्व थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हमने जर्मनी एकीकरण में जो सहायक तत्व हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जर्मनी के एकीकरण में जो भी सहायक तत्व बने उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो जोल्बर्ग की संधि, ये जर्मनी एकीकरण में सहायक तत्व के रूप में उभर कर आया। इसमें देखो प्रशा द्वारा 1818 ईस्वी में बावार्सबर्ग व सोंदर शोसन छोटे छोटे जो राज्य थे उनसे सीमा शुल्क संधि की, जिसका नाम था जोल्बर्ग की संधि। इस संधि से क्षेत्रीय जो वहाँ की जो क्षेत्रीय भावना थी उसको दबाया गया और मजबूत जर्मन राष्ट्रवादी तत्वों को प्राथमिकता दी गई। इस संधि के तहत 1834 ईस्वी तक आते आते सभी जर्मनी के जो प्रमुख राज्य थे वो एक सदस्य के रूप में बनकर आए। कहने का मतलब 1818 ईस्वी से लेकर 1834 ईस्वी तक इस संधि के तहत जर्मनी के अधिकांश जो राज्य थे वो एकजुट हो गए। इस प्रकार से जर्मनी एकीकरण में ये जो जोल्बर्ग की जो संधि है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। दूसरा देखो बौद्धिक आंदोलन। बौद्धिक आंदोलन ने भी जर्मनी एकीकरण में काफ़ी भूमिका निभाई। इसको भी सहायक तत्व माना गया है। इसमें जर्मन जो दार्शनिक हैं, जर्मनी के इतिहासकार हैं, जर्मनी के साहित्यकार हैं, वहाँ के जो कवि हैं, उन्होंने भी जर्मनी एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जर्मन दार्शनिकों ने जर्मनी के जो लोग थे उनमें जर्मन जाति को श्रेष्ठ मनुष्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बताया और इससे उनमें श्रेष्ठ होने की जो भावना थी वो भर दी इन दार्शनिकों ने। फिक्टे ने जर्मनी में फ्रांस विरोधी विचार थे उनको उचित दिशा दी, जिससे राष्ट्रीयता की भावना जर्मन लोगों में जागृत हुई। ऐसे ही देखो जेना विश्वविद्यालय जर्मन में 1815 ईस्वी में बर्सेनसेट नामक देशभक्त एक संगठन का वहाँ निर्माण किया गया। इस संगठन ने जर्मन देशवासियों में का जो नैतिक उत्थान था उस पर जोर दिया गया और देशवासियों में न्याय, स्वतंत्रता एवं एकता की भावना भरने का काम किया इन बौद्धिक आंदोलनों के द्वारा, जिसमें सभी दार्शनिक आते हैं, जर्मनी के इतिहासकार आते हैं, साहित्यकार आते हैं और वहाँ के जो कवि हैं उन्होंने जर्मन लोगों में जर्मनी यानी जर्मन राष्ट्र का एकीकरण की भावना कूट कूट कर भरी। ठीक है। तीसरा देखो औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में भी जर्मनी एकीकरण में अच्छी भूमिका निभाई और इसको भी जर्मन एकीकरण का सहायक तत्व माना गया है। जोल्बर्ग की जो संधि हुई थी इसके बाद
जर्मनी में व्यापार और जो उद्योग थे उनके विकास का मार्ग खुल गया। जो जोलबर्न की संधि यानी सीमा शुल्क हटा दी गई, वहाँ की सीमा शुल्क कम कर दी गई और इससे व्यापार में लेन देन जो है वो तीव्र हो गया, आवागमन ज़्यादा होने लग गया, जिससे औद्योगिक विकास भी इसमें बढ़ा। इसलिए इसको भी, इसका औद्योगिक विकास को भी जर्मन एकीकरण का तत्व माना गया है। जर्मनी एकीकरण में जर्मनी के जो अनेक नगर थे उनमें पर्सा के द्वारा, यानी पर्सा जो क्षेत्र था उसने जर्मनी के जो प्रमुख नगर थे, खूब सारे नगरों को सड़क ये जो रेल मार्ग है उनसे जोड़ा गया, जिससे जर्मनी में औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ा। 1860 ईस्वी तक जर्मनी की गणना, मतलब इतना औद्योगिक विकास किया जर्मनी ने कि 1860 ईस्वी तक आते आते जर्मनी का अन्य यूरोपीय देशों में औद्योगिक दृष्टि से उनकी गणना होने लगी। कहने का मतलब औद्योगिक विकास इतना किया जर्मनी ने कि जर्मनी का जो 1860 में जर्मनी की यूरोपीय देशों में जो औद्योगिक देश हैं उनमें गणना होने लगी। ठीक है, चौथा देखो, चौथा तत्व है बिस्मार्क का योगदान। जर्मनी एकीकरण में बिस्मार्क ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई, इसका भी योगदान अच्छा रहा, इसका प्रभाव जर्मनी एकीकरण में काफ़ी पड़ा। इसमें देखो बिस्मार्क जो है ये जर्मनी में एक चतुर राजनीतिज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उनका जानकार था, अच्छा कूटनीतिज्ञ था, कूटनीति में कुशल था और परिपूर्ण व्यक्तित्व का धनी माना जाता था। ये इसके अच्छे गुण हैं जब बिस्मार्क के। बिस्मार्क का मानना था कि 1848 से 1849 ईस्वी का जो समय था ये राष्ट्रवादियों ने वाद विवाद में ही समाप्त कर दिया। इसने बिस्मार्क ने ये राष्ट्रवादियों की भूल मानी कि ये राष्ट्रवादियों की जो भूल थी, जो एक साल जो है ये वाद विवाद में ही इन्होंने बर्बाद की। बिस्मार्क का मानना था कि उस काल की जो समस्या, उस काल की बड़ी समस्याएं जो थी वो भाषण और बहुमत के प्रस्ताव द्वारा नहीं प्राप्त की जाती, बल्कि रक्त और लौह की नीति से ये सुलझ सकती है। ये जो समस्याएं हैं, बिस्मार्क ने इस कारण से पर्सा को शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए संसद के निचले सदन द्वारा सैन्य बजट अस्वीकार करने पर उच्च सदन से उस सैन्य बजट को पारित करवा लिया और ये पारित करवा करके अपनी दृढ़ता का परिचय दिया बिस्मार्क ने। ठीक है, तो ये इसमें इसकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी सूझबूझ और कूटनीति से बिस्मार्क ने 3 युद्ध और 3 संधियां की। इन्होंने भी जर्मनी एकीकरण में काफ़ी सहयोग दिया। पहला देखो डेनमार्क से युद्ध एवं गैस्टाइन की जो संधि है, ये इसका पहला योगदान है। इसमें क्या क्या देखो, 1852 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ था और उसमें यूरोप के जो शासक थे उन्होंने डेनमार्क का अधिकार डचियों पर इस शर्त पर माना कि भविष्य में डेनमार्क किनको डचियों को अपने में विलय नहीं करेगा। ये मतलब उस सम्मेलन में शर्त रख दी। कब?
52 ईस्वी यहाँ एक सम्मेलन हुआ 1852 में लंदन में, जहाँ अन्य जो यूरोपीय जो शासक थे उन्होंने डेनमार्क को डचों के ऊपर अधिकार करने पर एक शर्त पर अधिकार रखा कि डेनमार्क डचियों का विलय अपने में कभी नहीं करेगा, ठीक है ना, ये शर्त उसमें तय कर दी। लेकिन 10 वर्ष बाद ही इस संधि का इसने डेनमार्क ने उल्लंघन कर दिया और 1863 ईस्वी में डेनमार्क का जो शासक था जिसका नाम था फ्रेडरिक, इसने स्लेस्विंग तथा होल्स्टाइन दोनों रियासतों पर अधिकार कर लिया जो डचियों के अधिकार में थे। जनवरी 1864 ईस्वी में दोनों डचियों को लेकर वर्सा और ऑस्ट्रिया में के बीच समझौता हो गया। दोनों डचियों के अधिकार को लेकर 14 अगस्त 1815 ईस्वी को गैस्टाइन नामक एक संधि होगी, गैस्टाइन की संधि, ठीक है। ये किस में हुई? ऑस्ट्रिया और प्रसा, ठीक है। कब? 14 अगस्त 1865 में, 14 अगस्त 1865। इसमें ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच एक संधि हो गई जो गैस्टाइन के संधि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसमें देखो, इस समझौते में दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद में इनमें जो शर्तें तय की गई थी वो शर्तें इस प्रकार से हैं। होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को दिया गया और स्लेस्विंग प्रसा को दे दिया गया। यानी डेनमार्क ने जो 2 राज्य थे उनके ऊपर 2 रियासतें उनके ऊपर अधिकार किया था, उनमें से एक ऑस्ट्रिया को दी गई जिसका नाम था होल्स्टाइन, और स्लेस्विंग जो थी वो प्रसा को दे दिया गया। इसके अलावा देखो, लावेनबुर्ग का जो डची क्षेत्र था वो प्रसा को बेच दिया गया। वहीं पे कील नामक बंदरगाह था जिसमें ये कहा गया कि प्रसा को उस बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से मतलब 14 अगस्त 1865 में गैस्टाइन की संधि हुई और उसके ऊपर हस्ताक्षर हुए और इसमें ये शर्तें तय की गई हैं। ये भी बिस्मार्क का योगदान ही था, ठीक है। दूसरा देखो, ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच युद्ध एवं प्राग की संधि। इसमें देखो क्या हुआ, कैसे किस प्रकार से ऑस्ट्रिया और इसमें प्रसा में युद्ध हुआ। बिस्मार्क का दूसरा कदम, गैस्टाइन समझौते के बाद ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना बिस्मार्क की चाल थी। उसने 1866 ईस्वी में प्रसा और सार्डिनिया में समझौता करवा दिया। किसने? बिस्मार्क ने, जिसके अनुसार सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है तो ये तय हुआ इसमें समझौते में कि अगर सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है तो वेनेशिया उसे दिलवा दिया जाएगा। जब हॉलस्टाइन में जर्मन लोग ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे तो बिस्मार्क गुप्त रूप से उन्हें समर्थन दे रहा था। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया हॉलस्टाइन में ड्यूक ऑफ ऑगस्टस वर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रिया और प्रसा में क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों आपस में युद्ध की स्थिति में आ गए। लेकिन 3 जुलाई 1866 को सेडोवा कोनिग्राज का निर्णायक युद्ध हुआ इनमें, जिसमें ऑस्ट्रिया पूर्ण रूप से पराजित हो गया और ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य 23 अगस्त 1866 को कौन सी संधि हुई? प्राग की संधि। ये प्राग की संधि किस किस में? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ठीक है, 1866 में। प्राग की संधि 1866, ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। इसमें देखो
क्या क्या तय किया गया? होल्स्टाइन दक्षिण प्रसा में शामिल कर लिया गया। होल्स्टाइन जो पहले ऑस्ट्रिया को दिया गया था वो प्रसा में शामिल हो गया। ठीक है। दूसरा देखो, प्रसा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन संघ जो है, परिसंघ जो था वो बनाया गया और ऑस्ट्रिया को इस संघ में शामिल नहीं किया गया। तो ये भी किसकी चाल थी? बिस्मार्क की चाल थी, इसी का योगदान था। ऑस्ट्रिया को धीरे धीरे इस जर्मन परिसंघ से अलग कर दिया। ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा जो उसका योगदान है, फ्रैंको प्रशियन युद्ध और फ्रैंकफर्ट की जो संधि है, ये भी बिस्मार्क की ही देन है। इसमें क्या हुआ? फ्रांस को ये आशा थी कि प्रसा ऑस्ट्रिया के तटस्थ रहने पर उसे राइन का कुछ प्रदेश मिल जाएगा। फ्रांस ये सोच रहा था, ये उसको आशा थी कि प्रसा ऑस्ट्रिया के तटस्थ रहने पर उसे राइन नदी का जो क्षेत्र है वो प्राप्त हो जाएगा, जिससे उसकी सीमा कहाँ तक चली जाएगी? किसकी? फ्रांस की। यानी फ्रांस तटस्थ था, उसने ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें उसने भागीदारी नहीं ली, वो तटस्थ था और उसको ये आशा थी कि हो सकता है कि तटस्थ रहने से, ठीक है ना, राइन नदी का जो कुछ क्षेत्र है, राइन क्षेत्र जो है वो फ्रांस को मिल जाएगा। इस ताक में बैठा हुआ था फ्रांस। और फिर राइन नदी का जो कुछ भाग है, तो फ्रांस की जो सीमा है वो राइन नदी तक चली जाएगी, ये फ्रांस का मानना था। ठीक है। लेकिन देखो बिस्मार्क ने इसकी उपेक्षा की। बिस्मार्क ने क्या किया? प्रसा की विजय उत्तरी जर्मन परिसंघ बनने से फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। यानी प्रसा ने जो उत्तरी जर्मन संघ बना लिया, उससे फ्रांस को धक्का लगा। ठीक है। उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिष्ठा थी वो उसके ऊपर आघात लगा। नेपोलियन तृतीय अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता था। फ्रांस में नेपोलियन तृतीय का अधिकार था, तो वो पुनः अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता था। और कालांतर में युद्ध दोनों राष्ट्रों को अपनी अपनी समस्या का समाधान नजर आ रहा था। यानी आने वाले समय में उन दोनों में एक युद्ध नजर आने लग गया। ठीक है। नेपोलियन तृतीय ने लक्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जर्मनी के राष्ट्रवादियों, समाचार पक्षों एवं राजनीतिज्ञों ने लक्जमबर्ग फ्रांस को देने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम लक्जमबर्ग है वो नहीं देंगे आपको। ये जर्मनी के जो राष्ट्रवादी थे, समाचार पक्ष था, इन्होंने उनको फ्रांस को मना कर दिया, नेपोलियन को मना कर दिया। एक तो ये तनाव था। दूसरा तनाव पूर्ण प्रश्न जो था वो स्पेन की राजगद्दी को लेकर हुआ, जिससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। ये इसके युद्ध के कारण बने। अंत में दोनों में युद्ध के नगाड़े बज गए। युद्ध शुरू हो गया। 15 जुलाई 1817 ईस्वी को फ्रांस और प्रसा के मध्य आक्रमण हो गया, जिसमें महत्वपूर्ण युद्ध जो था वो 2 सितंबर 1817 ईस्वी को हुआ, जिसमें प्रसा की सेनापति बॉन मोल्टेक ने फ्रांसीसी सेना को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया। नेपोलियन तृतीय ने क्या कर लिया? आत्मसमर्पण कर दिया। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साय के विख्यात महल में बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट जो विलियम प्रथम था उसका राज्याभिषेक कर दिया। और 28 फरवरी 1871 को प्रसा और फ्रांस का जो युद्ध था वो समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद 21 फरवरी 1871 ईस्वी को एक संधि हुई, जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है। कब? फरवरी 1871।
फरवरी 1871 में। कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। ये संधि हो गई और इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर हुए। इसमें क्या शर्तें तय की गई? देखो, फ्रांस युद्ध में हार गया था और फ्रांस को युद्ध के हार जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए वादे किया गया। फ्रांस इस रकम को 3 वर्ष में चुकाएगा, ये तय किया गया। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण रक्त और लोहे की नीति, बिस्मार्क के दृढ़ निश्चय, अदम्य साहस तथा कूटनीति कुशलता के कारण ही हो सका। इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिसमें ये सहायक तत्व माने गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।